नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रिया, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑस्ट्रिया का नाम सुने होंगे, है ना। तो ये ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट हैं ये लोग, है ना। मैक्सिमम हम तो जो देख रहे हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं वो लोग इसी तरीके के कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, जो जिसको सोशलिस्ट कंट्री कहते हैं हम लोग, वहीं से बिलोंग करते हैं। आप कभी भी इस तरीके में आप अमेरिका या जो जितने भी सिविलाइज्ड जो हैं उन सब से नहीं सुनते होंगे कि अमेरिका से है, जापान से है, वो सब इधर ही इसी कंट्री से है ना। खास करके जितने भी ज्यूज वगैरह के बारे में देखोगे, मतलब उनकी आबादी कम है बट नोबेल पुरस्कार उनको सबसे ज़्यादा मिला है ना। जितने भी है आइंस्टाइन देख लो, ये सब चीज़ें। तो ये भी ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट हैं, और ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, इनका थ्योरी एकदम कंसेप्ट क्लियर है। जैसे आर्हीनियस 2 पैरामीटर को लेकर चल रहा था, कौन कौन सा सर, H+ और OH-, ये सिर्फ एक ही पैरामीटर लेके चल रहा है, दैट इज प्रोटोन। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड ये क्या कहता है, H+ को क्या कहते हैं हम लोग बताओ, प्रोटोन कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोटोन, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, और न्यूट्रॉन क्या है, 0। लेकिन जब ये हाइड्रोजन H+ में चला जाएगा, H+ में चला गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0, न्यूट्रॉन तो पहले ही से 0 था। अब इसमें क्या बच गया, प्रोटॉन। ड्यू टू दैट रीजन H+ को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटॉन, है ना। जैसे मान लो कि तुम लोग को जो मेस में खाना मिलता होगा, मान लो मटर पनीर से पनीर गायब कर दे, तो तुम कहोगे कि मटर पनीर है, कहोगे हाँ या ना। मान लो मटर पनीर से क्या कहते हैं, पनीर को गायब कर दे, तो क्या कहोगे इसको, कहोगे मटर की सब्जी है, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन तुम हटा दियो तो बचा क्या, प्रोटॉन। ड्यू टू दैट रीजन H+ को क्या कहते हैं, प्रोटॉन, प्रोटियम, इस तरीके से कहते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी जो है ये क्या कहता है कि H+ आर बेसिकली जो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर है, वो क्या हो जाएंगे, एसिड। और प्रोटॉन जो एक्सेप्टर है उसको क्या कहेंगे हम लोग, बेस। इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इतना ही लाइन काफी है इसके लिए। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। मीडियम मैटर नहीं करता है यहाँ पर, समझ में आ रहा, मीडियम मैटर नहीं करता। ये कहता है कि भाई सभी चीजों के लिए लेकर के चलो उसको, मीडियम मैटर नहीं करेगा। आगे बढ़े तो बताओ, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, HCl गैस एसिड होगा कि नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड HCl गैस इज एन एसिड। समझ में आ रहा, तो लिख सकते हो HCl गैस इज ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। क्योंकि ये जो HCl है ये क्या रिलीज कर रहा है, H+ और क्या रिलीज कर रहा है, इसको मीडियम से मतलब नहीं है। तो फाइनली तुम पूछोगे कि सर फाइनली HCl क्या होता है, HCl इज एन एसिड। क्या है, HCl इज एन एसिड, ये एसिड है, H+ और Cl- रिलीज कर रहा, तो फाइनली इसको मानते हैं। दैट इज आर्हीनियस से बेटर थ्योरी किसको मानते हैं हम लोग, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। अब ये मीडियम वाला चक्कर नहीं रहेगा आपके पास, ये H+ हो गया और ये क्या हो गया, HSO4-। इसको फर्दर डिसोसिएशन यहीं से कर सकते हैं हम लोग, ये H+ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, SO4-। समझे इसको। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं ये भी एसिड है और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये आर्हीनियस की थ्योरी को तो यहाँ पर फुलफिल कर ही रहा, OH वाला तुमको लग रहा होगा कि सर फुलफिल नहीं कर रहा, देखो OH वाला भी फुलफिल करेगा। जैसे NaOH की बात करते हैं तो NaOH कैसे टूटता है, Na+ और OH-। तो ये जो OH- से कहीं भी इसको प्रोटॉन दिख जाएगा, उसको ये क्या करेगा, H2O बना देगा। ये क्या करेगा, H2O बना देगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर।
तो ये भी क्या आपका एक ये बेस। अब आते हैं NH3 वाला। NH3 के बारे में अगर हम लोग कहें कि NH3 जो है ये H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनता है, OH NH4 प्लस, NH4 प्लस। ये तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये बताया था आप लोगों को कि H है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये H प्लस इसको जहां भी मिल जाएगा ये लोन पेयर डोनेट करके इसको क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर डोनर है या प्रोटोन एक्सेप्टर है। तो ये अमोनिया जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अमोनिया इज NH3 इज प्रोटोन डोनर की एक्सेप्टर, तो जो एक्सेप्टर होंगे वो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या है एक बेस। तो ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट क्लियर है, ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट क्लियर है। एसिड किसको कहते हैं, जो प्रोटोन डोनर है, बेस किसको कहेंगे, जो प्रोटोन एक्सेप्टर। ठीक है, हम लग रहा है इतना ही पढ़े होंगे टेंथ में भी, टेंथ में भी लगभग इतना ही पढ़े होंगे, इससे कम ही पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड पढ़ाने में अभी आज के बाकी टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्लास भी लगेगा ब्रॉन्स्टेड पढ़ाने में। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है। आगे बढ़े फिर ब्रॉन्स्टेड थ्योरी जो है ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से बताता है, खास करके एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा बताता है। तो अब इस टॉपिक में हम लोग ब्रॉन्स्टेड का ही पार्ट चले, जब तक लुईस का नाम ना लिखे तब तक ये वही रहेगा। तो टॉपिक लिखना, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई कौन ज़्यादा एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा। तो ये तो तुम समझ रहे हो कि जो जितना जल्दी H प्लस रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक। जो जितना जल्दी और जितना ज़्यादा H प्लस रिलीज करेगा वो उतना क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अब समझो इसको, मान लिया जाए कि HA एक एसिड है, कंसेप्ट को समझना पहले। ये क्या रिलीज कर रहा है बताओ, H प्लस, और क्या रिलीज करेगा बोलो, A माइनस। ठीक है, अब देखो कि यहां पर इधर बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, तो बॉन्ड टूट रहा है तो ये क्या होगा, बेसिकली थोड़ा मोड़ा तो रिवर्सिबल नेचर भी होगा। जब कोई चीज तोड़ने की चीज हो रही है तो वहां पर नेचर क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा, क्योंकि एनर्जी देना पड़ रहा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि H प्लस निकलने, जितना H प्लस निकलेगा उतना ही A माइनस निकलेगा। अगर दो एसिड है, मान लो HA1 है HA2 है, मान लो दो एसिड है, इसको 1 है 2 है, तो ये भी जो होगा वो क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा और एनायन होगा, तो ये 1 है और ये क्या है 2 है। तो इसके आधार पे तो कंपैरिजन नहीं होगा, ये ज्यादा एसिडिक है ये ज्यादा एसिडिक है, उसके कंपैरिजन का तो यही पैरामीटर A माइनस, और ये जहां डिफरेंस होगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा, वही ना बता पाएंगे। इसको देख करके थोड़ी बता पाएंगे कौन ज्यादा एसिडिक है नहीं। तो देखो ये कंसेप्ट एकदम हमेशा ध्यान में रखना। और दूसरा, इसमें जो लाइन अभी हम कह रहे हैं उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि जिसका एनायन स्टेबल होगा, जिसका एनायन स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतना फॉरवर्ड आगे जाएगा, यस नो, वो क्या होगा उतना फॉरवर्ड जाएगा। अगर ये अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये बैकवर्ड जाएगा। समझे कि नहीं इस बात को। तो ओवरऑल जो हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सॉरी स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डिपेंड करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। कोई एक्सेप्शन नहीं है आज तक,
हाँ, स्टेबिलिटी के अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, है ना। जैसे अगर हम ही से कोई पूछे कि सर स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे कोई आदमी रिच है तो क्या उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हो, मंथली इनकम क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। कोई राजघराने से बिलोंग करे, है ना, कि उसके पास पेरेंटल प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि सैलरी ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरीके से स्टेबिलिटी के भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो स्टेबल है वही तो आगे की तरफ बढ़ेगा, यस और नो। जैसे लास्ट ईयर आपको हम बताते हैं कि एक बड़े लोग ने, मतलब 2 लोगों को नोटिस दिया था, फिजिक्स वाले को भी दिया था और केमिस्ट्री वाले को भी नोटिस दिया था कि सिंगल एडमिशन इन केमिस्ट्री इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये एक नोटिस मिला था, दोनों टीचर को मिला था। किसको? फिजिक्स वाले को भी और केमिस्ट्री वाले को। यू कैन टेक सिंगल एडमिशन इन मैथ एंड बायो, आप ले सकते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं ले सकते। जैसे हमारे यहाँ पे किसी तरीके का फोर्स नहीं है, आप किसी भी एक सब्जेक्ट में ले सकते हैं ना, और हमने कभी किसी को फोर्स किसी चीज़ों के लिए नहीं किया होगा कि आप इसमें ये करिए वो करिए। तो लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि जब इस तरीके का नोटिस मिला तो जो अनस्टेबल थे वो क्या हो गए, वहीं रह गए। जो अनस्टेबल थे क्या हो गए, वो वहीं रह गए। और जिनको लगा कि नहीं, टूटने के बाद भी हम अनस्टेबल नहीं होने वाले हैं, वो किधर की तरफ बढ़े, फॉरवर्ड की तरफ बढ़े। बात समझ में आ रहा नहीं चीज़ें। तो ये उसी तरीके से, अगर ये स्टेबल है तो आगे बढ़ेगा, अगर ये अनस्टेबल होता तो क्या होता है, घर वापसी हो जाता है। क्या हो जाता है इसका, घर वापसी हो जाता है। जैसे तुम ही लोग को, जैसे मान लो कि आज के डेट में तुमको घर से बाहर भगा दिया जाए, तो क्या होगा कि 2-4 घंटे पार्किंग में बैठोगे, फिर वापस चले आओगे। क्यों? क्योंकि तुम क्या हो, अनस्टेबल हो। आज के डेट में अगर मान लो कि मेरे पेरेंट हमको घर से भगाते हैं कि तुम भागो घर से, तो हो सकता है कि हम 1 सेकंड में बाहर निकल जाए, क्योंकि हमको पता है कि कहीं भी बाहर निकल जाएंगे तो हमें एक सर्टेन अमाउंट का जॉब हमें जो है मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि हम स्टेबल हैं, तो अगर हमें घर से भगाया जाएगा तो हम क्या होगा, तुरंत भाग जाएंगे। तुम भागोगे नहीं, लेकिन इसमें से कुछ बच्चे थोड़ा सा दिमाग हो भी सकता है कि सर हो सकता है कि हम भाग जाएं, किसी कपड़े दुकान में काम कर लेंगे, पेट्रोल पंप में काम कर लेंगे, मतलब भाग जाएंगे। अब तुम अपने एज को 10 साल और माइनस करो, जो तुम्हारा एज है 10 साल माइनस करो। अगर उस एज में तुमको एक बदमाशी किया और तुमको तुम्हारे पेरेंट घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो तुम उनके पैर पर लटक जाते होगे, दरवाजा पकड़ लेते होगे, पलंग पकड़ लेते होगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे बाहर। बेसिकली उस टाइम में क्या थे, तुम और अनस्टेबल थे। बात समझ में आ रहा है? तो जितना अनस्टेबल होगा उतना फॉरवर्ड जाने की एबिलिटी क्या होगी, ये कम होगा। समझे कि नहीं इस बात को? तो ये उसी चीज को लेकर के हम कहते हैं, जितना ये अनस्टेबल होगा उतना फॉरवर्ड नहीं जाएगा। तो सेकेंड में हम ये कह सकते हैं ना कि ये जितना स्टेबल होगा उतना क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा, जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना क्या मिलेगा आपको, H+। तो हम ये जो लाइन लिखे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। समझे कि नहीं इस बात को? लिख लिया इसको, आगे बढ़े फिर। तो सर अब यहाँ पर बात होती है सर स्टेबिलिटी का क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, हम कैसे कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट लिखो, साथ साथ लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ anion is directly proportional to electronegativity of atom having negative charge। पहला लाइन समझ में आ रहा? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। उस एनायन में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिस एटम के ऊपर, उस पर ये डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी और उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। समझे कि नहीं इस बात को? सर एग्जांपल बताइए। देखो CH4 NH3 H2O है और HF है। अगर ये H+ रिलीज करे तो क्या बचेगा, CH3 इसके ऊपर माइनस, ये H+ रिलीज करेगा तो निगेटिव किसके ऊपर आएगा, नाइट्रोजन। देखो H+ जहां निकल रहा है तो निगेटिव इसके ऊपर आएगा। यहाँ पर
प्लस निकलेगा तो क्या बचेगा OH माइनस, तो ये माइनस इस तरीके से लिखा। यहाँ क्या बचा F माइनस। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4, इसका कितना होता है 3.5, 0.5 हटाते चलो, ये 3, इसका क्या होता है 2.5, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताओ सबके ऊपर चार्ज एक बराबर है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ यही होगा। अगर हमसे पूछोगे कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्टेबिलिटी, तो देखो क्या करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, तो इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो निगेटिव चार्ज आ भी जाए तो इसके ऊपर में कोई प्रॉब्लम ये नहीं है, समझे कि नहीं इसको, तो ये कोई नहीं, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसकी कम है, तो जब भी इसको इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इसके ऊपर चार्ज आएगा तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे मान लो कि 4 लोग हैं और चारों के ऊपर में 40 kg का एक बोरी रख दिया जाए उसके माथे के ऊपर में, तो क्या चारों बच्चे एक बराबर स्टेबल हो जाएंगे, नहीं, जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो मजबूत होंगे वो क्या होगा कंपैरेटिवली स्टेबल होंगे, जो कमजोर होंगे वो क्या होंगे ईशान वो बोरा लेके गिर जाएगा वहीं पे। तो बेसिकली ये उसी तरीके से कि स्टेबिलिटी डिपेंड करता है इनके स्ट्रेंथ पर। या आपने कभी स्कूल में भी देखा होगा कि 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे ने बदमाशी किया, एक बराबर पनिशमेंट मिला, एक बच्चा होगा जो एक आध 2 छड़ी खा करके भी शांत रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा भगत सिंह की तरह, ऐसा ना, और एक बच्चा होगा जो पिटने से पहले ही रोना शुरू कर दिया होगा, है ना। तो बेसिकली है क्या, ये चार्ज सबके ऊपर एक बराबर है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम। तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक, कुछ समझ में आया। अच्छा आपको ये पता होगा कि HF एसिड है, एसिड, वाटर क्या है न्यूट्रल, ये क्या है बेस, तो मतलब उधर एसिडिक्शन बढ़ा, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखो ऑर्डर ये ऑर्डर होता है इस तरीके से, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो पहला स्टेटमेंट समझ में आया। सेकेंड, ये कब लगाओगे जब इलेक्ट्रॉनिक इस तरीके की चीजें आ जाएगी ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चार्ज बराबर हो जाए ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। जो जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी उसकी स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। हम देखो स्टार्टिंग से ही HI के बारे में चर्चा इसलिए करना चाह रहे थे कि तुम्हारे दिमाग में माइंडसेट बन जाए, जिससे HF ले रहे हैं, HCl है, HBr और HI है, अगर H+ रिलीज कर जाए तो बचेगा क्या F-, क्या बचेगा Cl-, क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, तो साइज बढ़ेगा तो कौन क्या बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एसिडिक। ड्यू टू दैट रीजन HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नेचुरली ऑकरिंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI होता है ना। आर्टिफिशियली तो इंसान कुछ भी कर सकता है, तो एक है एग्जिस्ट भी करता है HSF5 करके, वो हाईली स्ट्रॉन्ग होता है, बट ये नेचुरली ऑकरिंग सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब जैसे यहाँ लिखे तुम लोग शांत हो गए, तुम लोग पूछे नहीं कि सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो उल्टा जा रहा है, आप ऊपर में कुछ और लिखा है और 2 मिनट के बाद में आप बदल गए। आप ही नहीं बताता कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 होता है 3.16, 2.8 के आसपास में, और 2.7 ऐसा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। तो आप यहाँ पर साइज देख रहे हो, तो सीजे नोट करके लिखो साइज फैक्टर डोमिनेंट ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज फैक्टर डोमिनेंट ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज फैक्टर डोमिनेंट ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउट खत्म। सर जो साइज फैक्टर होगा वो सेम ग्रुप में होगा कि डिफरेंट ग्रुप में? नहीं, सेम ग्रुप में होनी चाहिए।
सेम ग्रुप सेम चार्ज, चार्ज बराबर है, ऐसा नहीं कि चार्ज अलग हो जाए, है ना। तो फिर अदर पैरामीटर्स में कंपैरिजन करेंगे, अदर पैरामीटर से कंपैरिजन करेंगे, सभी मिला कर देखेंगे इसमें। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो है वो साइज पर डिपेंड करता है। तो देखो, अच्छा ये देखो एग्जैक्ट तुम समझ भी जाओगे, हम तुमको समझा भी देते हैं। एक एटम है जिसकी साइज कम है और इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है, एक एटम है जिसका साइज बड़ा है और इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बराबर है। अब देखो कि इसके ऊपर में चार्ज की जो लेयरिंग होगी वो लेयरिंग थोड़ा मोटा होगा। हम एक काम करते हैं कि किचन से इक्वल अमाउंट के आटा देते हैं, 100-100 ग्राम का आटा दे रहे हैं। एक क्या करना है कि ये जो टेबल टेनिस वाली जो छोटी वाली बॉल आती है ना, उसको कवर करना है। एक क्या करना है, बास्केटबॉल को कवर करना, वही 100 ग्राम आटे से। किसके ऊपर लेयरिंग मोटा होगा? तो लेयरिंग मतलब ज्यादा होने का मतलब चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? इनवर्सली है। यहाँ पे चार्ज डिस्पर्स हो रहा है ज्यादा, चार्ज क्या हो रहा है? डिस्पर्स हो रहा, फैल रहा, तो चार्ज के क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। चार्ज कम, एनर्जी कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। समझे कि नहीं इस बात को? तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो साइज के अकॉर्डिंग आता है। ऐसा ही देखो ना, एक और एग्जांपल तुमको समझाते हैं। H2O है, H2S है, ठीक है। अगर ये H+ रिलीज करेगा तो क्या बचेगा? OH-। ये क्या बचेगा? SH-, ठीक है। अब तुमने पढ़ा होगा कि वाटर बाय नेचर कैसा होता है, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। और H2S क्या होता है? ये क्या होता है? एसिड। तो यहाँ क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप आ रहे तो क्या बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो ये कंपैरिजन समझ में आपको? आगे बढ़े फिर उनको लिख लिया। अब देखो इधर, इसका H+ निकलेगा तो बचेगा क्या? CH3 CH2 माइनस, यही होगा ना। ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये क्या हो जाएगा? NH2 माइनस, ये हो जाएगा OH माइनस, ये हो जाएगा F माइनस। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसका क्या होता है? 3.5, इसका 3 होता है। अब एक चीज तुम भूल ही गए, ये चीज हम आपको बताए थे कि ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है, इसका होता है 2.75, इसका होता है 2.5। ये sp3 है, ये sp2 है, और s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। और ये वर्ड हम बताए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज मोर देन sp3 नाइट्रोजन। तो यहीं पे तुम गलती कर गए। अब बताओ कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें स्टेबिलिटी तक का तो वही हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? HF H2O, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, समझे। फिर कौन होगा? फिर NH3, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड ये सबसे लीस्ट होगा। एल्केन जो होता है सबसे लीस्ट एसिडिक होता है, या इसको हाईली बेसिक कहते हैं इसको। हमें उम्मीद था कि तुम यहीं पर गलती करोगे और तुम वहीं पर गलती किए, बाकी तो और गलती किए वो तो गलत बात है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एसिटाइलिन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, एंड द रीजन इज sp कैरेक्टर है ना, यहाँ पे s कैरेक्टर हाई है। s कैरेक्टर हाई का क्या मतलब हुआ? देखो तुमको भी पता है कि s और p ऑर्बिटल ऐसे होगा, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस के पास होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और ये चीजें तो पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है इसको? कोई बात नहीं, गलती की है लेकिन आप तो याद रहेगा ना ये चीज। फिर ये चीज ऑर्गेनिक में भी आएगा, ऑर्गेनिक में भी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाते हैं हम लोग। इससे आगे बढ़े फिर हम लोग। Acidic strength is directly proportional to
ऑक्सीडेशन नंबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ऑक्सीडेशन नंबर। जो सर क्या पढ़ा रहे हैं सर आप? देखो HOCl है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इस Cl का कितना होगा यहाँ पर? +1। इसका क्या होगा? +3। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? +7। तो हम क्या करें, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एसिडिक समझे इसको? ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर तुम हमको कहोगे तो समझा भी सकते हैं। इसका H+ निकल गया। देखो HOCl कैसा होता है, ये होता है HOCl, दिख रहा है? तो अगर H+ निकलता है तो बचेगा क्या सर? OCl। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इधर आ जाओ, अगर ये Cl है डबल बॉन्ड और OH ऐसा होता है ना, इसके पास दो लोग, H+ यहाँ से निकल जाएगा तो O है, C है, डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज एनायनिक स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ को बताता है। यहाँ पर तो सिर्फ एक Cl है। यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो ये निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, तो स्टेबलाइज कर रहा है उसको। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या आपका, ये ज्यादा स्टेबल है। HClO3 में जैसे इसको बच्चा रट भी लेता है कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, है ना? जैसे ये एक एग्जांपल, H+ निकलेगा तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो HClO4 में क्या है? अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताया हम आपको? एनायन की स्टेबिलिटी। अब देखो ये जो एनायन है इस निगेटिव को विड्रॉ, ऑक्सीजन का जो होता है नेचर वो विड्रॉइंग नेचर होता है। तो इस ऑक्सीजन को हम कितने विड्रॉ कर रहा है? 3। तो इसको 3 विड्रॉ कर रहा है, इसको कितने विड्रॉ कर रहे हैं? 2 ही कर रहा है। तो दोनों में कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्टेबल है? इधर वाला। मान लो कोई चीज कुआं में गिरा हुआ है, उसको बाहर खींचने की बात हो रही है, यहाँ कोई नहीं खींच रहा। यहाँ कितना ऑक्सीजन खींच रहा है? 1। यहाँ कितने बाहर खींच रहे हैं? 2। तो जैसे जैसे खींचते जाएंगे ज्यादा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। उस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है? तो इस चीजों को क्या कहते हैं हम लोग? HClO4। HClO जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है? लिख लिया इसको, आगे बढ़े फिर हम। बनाओ जल्दी बनाओ। अर्जुन कैसे चलोगे? अर्जुन ही कमजोर पड़ जा रहा है तो महाभारत का युद्ध कैसे होगा? हाँ? महाभारत का युद्ध किसके क्रॉस था? उसका जो मेन हीरो था वो कौन था? अर्जुन। आगे बढ़े फिर हम लोग। H2SO3 H2SO4 बताया जाए कौन ज्यादा एसिडिक है? इसका है +4, ये क्या है? +6। HNO2 है और एक है HNO3 प्लस, ये क्या है? प्लस इसके एसिडिक। इसमें एक थोड़ा सा पैटर्न उल्टा है, ऐसे स्टेबिलिटी पैटर्न सेम है बट ये ऑर्गेनिक में ही कर पाएंगे इसको। H3PO2 H3PO3 और H3PO4, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ तुमको क्या लग रहा है? किसका ज्यादा होना चाहिए? PO4 का?
बट इसका रिवर्स होता है, और ये एक्सप्लेन करेंगे इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको अभी नहीं, अभी समझ में नहीं आएगा तुमको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे क्रॉस कंजुगेशन करके एक टॉपिक आता है, क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस कंजुगेशन। तो ये थोड़ा सा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, बट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है उसका, ये कम। एक स्टेबिलिटी सेम है, यहाँ भी स्टेबिलिटी यही ज़्यादा है, ये स्टेबल ज़्यादा है, वो स्टेबल कम है, स्टेबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर इसको? ये 4th नंबर होगा ना। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ये पैटर्न फिर दोबारा आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है सर? देखो HClO4 है, HBrO4 है, HiO4 है, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक बराबर है। सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +7 +7 +7, बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा है, Cl का, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। HClO3 है, HBrO3 है, HiO3, HClO2 है, HBrO2, HiO2 है। ठीक है, तो बताओ कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? हाँ? तो ये कब लगाओगे? ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल और से, ठीक है, जब बराबर होंगे तब। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर को आप ज्यादा प्रायोरिटी दें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस पूरे सीरीज में भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, HClO4। ऑक्सीडेशन नंबर वाली सीरीज में भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, HClO4। तो इसलिए HClO4 को हम लोग किस कैटेगरी में रखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पोर्शन क्लियर है। तो आगे बढ़े फिर हम लोग, लिख लिए थे।